एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी की इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने गेट एग्जामिनेशन क्रैक किया है, जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक किया है। तो आज हम लोग एक ऐसे ही टॉपर को आपके सामने लेके आए हुए हैं जो पूरे डिटेल में अपनी सीक्रेट्स को हमारे साथ डिस्कस करेगी कि कैसे वो एक एवरेज स्टूडेंट से इतने बड़े ऑफिसर के पद पे जा सके। सो लेट्स वेलकम शुभम अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और मैंने 2018 में बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। लास्ट ईयर 2019 में मैं इंटरव्यू दिया था, तो 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट की और 2020 में AIR 41 इंजीनियरिंग सर्विसेज में एंड अलोंग विद इट AIR 78 इन गेट्स एग्जाम क्लियर किया हुआ है। इसके साथ SSC JEE में भी CPWD की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हो रखा है और लखनऊ मेट्रो में जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उसमें भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर हो रखा है सिलेक्शन। सर, मतलब आपने इतने सारे एग्जामिनेशंस क्रैक किए, मतलब स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर एकदम नॉलेज का खजाना है, एक्सपीरियंस का भंडार है। तो वो आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि किस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में कुछ भी रहे आप लोग जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम लोग कमेंट देखते रहते हैं। तो सबसे पहले सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने इतने सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक किया, जो लाखों बच्चों का सपना होता है कि बनना है, ES ऑफिसर बनना है और गेट में इतने मार्क्स लेके जाने हैं। आई होप आप भी कभी ऐसा ही कुछ सोचे होंगे। और ये मतलब आपके अंदर ये आया कहाँ से, इसके बारे में बताइए कि मतलब आपने सोचा कहाँ से कि मैं गेट एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगा, ESC दिलाऊंगा, इसके बारे में बताइए। सर, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2014 में, जब मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को लेना है, वहाँ पर अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। 3 में इसका स्टार्ट हुआ जब मैंने ग्रेजुएशन में सिविल इंजीनियरिंग ली। उसके बाद जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पहुंचा तो हमारे सीनियर्स को देख कर थोड़ा मोटिवेशन आया कि नहीं, उनकी जैसे हमें भी PSC में जाना है, रेलवे में डिपार्टमेंट जो भी जहाँ पर है वो, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला, उनका गाइडेंस मिलता रहा, तो चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई कुछ। और बस ये था कि कंटिन्यू जो भी जिस पोजीशन में आज है उससे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करना है और कंसिस्टेंट रहेंगे हमेशा, तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा ही करने। बहुत सही सर। वही है ना, एक आपके पास ना हमेशा मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई मेंटर करने के लिए रहे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आपको कोई एक चीज कभी बता दे कि इस चीज में बहुत अच्छा है, इस चीज को करना चाहिए करके, तो ये अच्छा लगता है। तो सर, जैसे आपने अभी बताया कि आप सबसे पहले एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज अपने कॉलेज के टाइम दिलाए तो आपका नहीं हो पाया था, फिर उसके बाद जब दिलाए तो इंटरव्यू में छट गए थे, और फिर उसके बाद दिलाए तो आज आप 41 रैंक के साथ है। तो ये सफर आपका कैसा रहा था? मतलब आपने पहले क्या अटेम्प्ट में किया था जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ, दूसरे में क्या किया था कि एकदम होते होते नहीं हुआ, और अब क्या हुआ कि इतने अच्छे सक्सेसफुल रैंक पे आप पहुंच सके? सर, 2018 में जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था अपने, तो उस मोमेंट पर क्या था कि प्रेशर था दोनों का कि हमें PSC का सिलेबस भी ब्रॉड सिलेबस होता है, उसको एक साथ गेन करने में, क्योंकि जब हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस मोमेंट पर तो वो सब्जेक्ट याद रहता है, बट कुछ टाइम पर जब ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं 5 to 6 7 8, तो ओवरऑल 16 to 17 सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर अप करना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कॉलेज में सेमेस्टर्स भी होते हैं उसी मोमेंट पर, तो वो सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल करना प्रॉब्लम हो गई थी, तो काफ़ी, तो वो उतना बेटर रिजल्ट नहीं आ पाया था। और काफ़ी सारी चीज़ों के जो कह सकते हैं कि नॉन टेक का पोर्शन भी होता है, तो टेक्निकली पोर्शन तो जो हम लोग बीटेक में पढ़े होते हैं वो हो जाता है, बट नॉन टेक पोर्शन में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो 2018 में वो एक प्रॉब्लम रही मेरे साथ, और 2019 में मैंने उसको कवर अप किया, दोबारा से चीज़ों को कंपाइल किया, उनको मैनेज किया कि नहीं, जब 4-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं तो क्या क्या उसमें इम्प्रूव करना होगा, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कैसे उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो वो 2019 में उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करते गए, तो फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू में क्लियर हुआ। बट मेंस में थोड़ी सी कमी हो गई थी कि मेंस में जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं स्कोर आया, तो फाइनली 2019 में नहीं हो पाया था। तो अगेन उस चीज़ को 2020 में मैंने मेंस पे ज़्यादा फोकस किया, मेंस की प्रैक्टिस की, क्वेश्चन की काफ़ी सारी, तो मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा, जो एक्सपेक्टेड था ऑलमोस्ट उतना स्कोर किया, तो होपफुली कि 2020 में सिलेक्शन हो गया। मतलब वही है सर कि जितने भी टॉपर्स मैं अभी तक देख रहा हूँ और आपको भी मैं देख रहा हूँ, तो हर बार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी रहता है। पहली बार आपका नहीं हो पाया,
है ना। तो आपको दूसरी बार में उन चीजों को इम्प्रूव करना है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपको इम्प्रूव करना है और आप तभी यस एक सर। टॉपर बन पाते हैं। ये बहुत जरूरी है। अच्छा सर, यस सर। और मैं, मेरा मानना सर उसमें ये हाँ होता था कि हम बताइए। मेरा मानना ये होता था कि जो भी चीजें आज जहाँ जिस पोजीशन पे मैं हूँ उससे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करना, ना कि बेस्ट। जब बेस्ट करते हैं तो चीजों को शायद ये लगता है कि अब इससे आगे नहीं करना है, बट बेटर करते हैं तो चीजों में एक चांसेस रहता है कि नहीं, हाँ इससे कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और तो वो यही एक कोशिश होती है कि कंसिस्टेंटली हमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना ही है। ये बहुत अच्छा कोट है सर। ये मतलब बड़े दिनों बाद एक अलग ही चीज मुझे सुनने को मिली है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं ना कि बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो, पर प्रॉब्लम क्या आती है, आप एक बार बेस्ट दे देते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको लगता है मैं इससे अच्छा और कर ही नहीं सकता हूँ। ये चीज नहीं कर सकते। यस सर। ये सर एक और चीज इसमें ये रहती है कि जैसे मैं कभी किसी से मिलता था जो भी टॉपर्स हैं या हमारे सीनियर्स हैं, तो हमेशा उनसे ये जानने की कोशिश करता था कि आने वाले टाइम में जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। तो जहाँ तक जो सक्सेस की बात करके फेलियर कहाँ पे चांसेस होंगे कि हम वहाँ फेल हो सकते हैं, तो वो चीजें जानने की कोशिश करते थे कि हमें वो चीजें ऑलरेडी पता है, तो हम वहाँ पे वो जब एक मूवमेंट के बाद वो चीज हमें सामने पता चलेगी तो हम एकदम शॉक नहीं होंगे कि हाँ यार ये डेफिनेटली मुझे पता था पहले से, तो हमें ये फेस करना ही था, तो हम उसको पहले से उसको प्लानिंग कर लेते थे, उसको इम्प्रूव कर सकते थे। अच्छा सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हूँ, मुझे सिविल के बारे में नहीं पता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे सिविल से तैयारी करनी है तो मुझे किन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? मतलब यहाँ पर कई एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी अभी इस फील्ड में आ रहे होंगे, है ना, उनको कोई भी आइडिया नहीं होगा, तो क्या आप एक बता सकते हैं कि मुझे कब स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि मैं कॉलेज में स्टार्ट करूं कि कॉलेज के बाद करने से भी हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। और फिर कौन कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए? ओके सर, बेसिकली मेरा मानना इसमें ये है कि जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो उस समय जैसे फर्स्ट ईयर होता है तो थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स रहते हैं कि नहीं फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर द लास्ट ईयर मान के उसको निकाल देते हैं। बट सेकंड ईयर से जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है। तो मेरा मानना है कि जब हम लोग कॉलेज टाइमिंग में होते तो हमारे पास वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, तो एक काफी अच्छा बेस बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसे मैं सोचूं कि मैं आफ्टर कॉलेज इन सब चीजों को करूं तो हमारे पास एक टाइम की ड्यूरेशन काफी कम होती है, तो हम लोग इतनी सारी चीजें कवर अप नहीं कर पाते। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाए। वो हर चीज हर जगह वर्क नहीं कर सकती जब तक हमारे बेसिक्स उन चीजों में अच्छे नहीं है। तो मेरा मानना है कि कॉलेज में सेकंड ईयर से थोड़ा बेस बना के उन चीजों को, मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हम स्टैंडर्ड बुक से उनको पढ़ें, प्रॉपर नोट्स उनके प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बहुत सारी, तो वो चीजें हेल्प करेंगी काफी। और बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, तो उनमें बेसिक से जो सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो बेसिक है, वो हमेशा सभी जगह यूज होना ही होना है। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स मेजर पार्ट होता है जो गेट में भी और ईएस में भी काफी क्वेश्चन आते हैं उसके। और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग है, आरसीसी भी मेजर होता है। आरसीसी एंड स्टील दोनों एक साथ उनको ले सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो आरसीसी मोस्टली और स्टील स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। और उसके अलावा मेजर सब्जेक्ट्स नहीं है, माइनर सब्जेक्ट्स में से हाईवे हो गया, सर्वे है, तो बीएमसी है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, इन सभी चीजों को कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स को हम लोग को डेली रूटीन बेसिस पे प्रिपेयर करना होता है क्योंकि उसमें चांसेस रहते हैं कि चीजों को थ्योरी पार्ट होता है तो भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको डेली बेसिस पे पढ़ते रहें तो चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें। मतलब एक जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग के, वो लोगों को समझ में आ गया कि कौन से टॉपिक से शुरू करना है। पर अब जैसे बात आती है, सर आपने भी इस चीज को फेस किया है और आप बोल भी रहे थे उस समय कि आप जब पढ़ना चालू करते हैं आप चीजों को भूलते हैं, तो उस चीज को कैसे कवर अप किया जाए कि आप पढ़ रहे हैं फिर भूल रहे हैं, तो रिविजन की टेक्निक कैसी रहनी चाहिए और आपने क्या किया था? ये क्वेश्चन जो है सर, मैं काफी स्टूडेंट से सर इसको सुना है, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है कि चीजों को जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं एक साथ तो उनको कंपाइल करने में दिक्कत होती है, भूलते हैं। बट मेरा मानना है इसमें जो होता है कि नो डाउट भूल जाइए, सब कुछ सारा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट जब उसको दोबारा से रिवीजन करने बैठा है तो कितने शॉर्ट टाइम में उसको रिगेन कर सकते हैं वो मैटर करेगा। मान लीजिए एक सोम सब्जेक्ट जिसको मैंने 15-20 दिन में 15-20 डेज में उसको कवर अप कर रहे हैं, बट जब उसको रिवाइज करने बैठ रहे हैं, अगर हम उसको एक दिन में या कुछ आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो मेरा मानना यही होता है कि इसमें जब हम लोग रिवाइज करें तो जितनी जल्दी रिगेन कर सकते हैं वो मैटर करेगा। भूलने को सभी लोगों की मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है कि चीजों को भूल जाते हैं वो कुछ टाइम बाद। और कितने के समय पे रिवाइज करना चाहिए सर? जैसे आज अपना कंप्लीट कर लिया, 1 महीने तक मैं सॉम पढ़ा, सॉम को मैंने कंप्लीट कर लिया, तो अब मैं सॉम का नेक्स्ट रिवीजन कब करूं? हर सप्ताह करूं, हर दिन करूं,
किस तरीके से करना चाहिए? सर जैसे कुछ सब्जेक्ट होता है 4 to 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो उसके बाद हम लोग वीकली बेसिस पर कर सकते हैं। डेली बेसिस पर जब हम मान लो उनके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां से भी चीजें कवर अप हो जाती हैं। हम लोग जो क्वेश्चंस उसके मान लो कुछ प्रैक्टिस किए 20-50 क्वेश्चन तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग को नहीं आएंगे तो वहां से प्रॉपरली उनका दोबारा से कॉन्सेप्ट चेक कर सकते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट हम मिस कर रहे हैं, तो वो भी एक बेटर वे होगा। अदरवाइज वीकली बेसिस पर हम अलग अलग सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और सर जैसे एग्जाम के पास जब आते हैं तो हम लोगों को टेस्ट सीरीज का कब देना चाहिए और कैसे रिवाइज करना चाहिए, इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या? कि मतलब टेस्ट सीरीज किस पॉइंट पे शुरू करना चाहिए? मैं अभी तैयारी करना चालू कर रहा हूँ, उसी के साथ ही तैयारी करना, टेस्ट दिलाना चालू कर दूं, या फिर बाद में जब पूरा खत्म हो जाएगा तब दिलाना चाहिए? सर बेसिकली टेस्ट सीरीज जो है जो 5 to 7 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट उनके कंप्लीट होने के बाद हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सर टेस्ट सीरीज हम लोग जब प्रिफर करते हैं तो एक उसका प्रोज और कॉन्स दोनों है कि मान लो टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं तो एक माइनस नेगेटिविटी भी रहेगी, और पॉजिटिविटी ये मान लो कि सब्जेक्ट ये रहता है कि मान लो हमने कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया है उसके बाद भी अगर टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो प्लस पॉइंट रहेगा हम लोग के साथ। बट उसको प्लस पॉइंट में ये नहीं करना है कि हमें नंबर मान लो आ जाते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को निगलेक्ट भी कर दें, ये ऐसा नहीं करना है। तो जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 5 to 7 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में ये करता था मैं कि जो भी टेस्ट पेपर होता था उसमें क्वेश्चंस को या तो सेम में मार्क कर लें या एक अलग से पेपर में नोट डाउन कर लेते हैं तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये जब एग्जाम से काफी क्लोज पहुंचेंगे तो हमें सारे 15, 20, 30 पेपर्स को दोबारा रिवाइज करने में काफी प्रॉब्लम होगी, तो हम सारे जो कॉन्सेप्ट होते थे उनको अलग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो पेपर टाइम पे वो कॉपी केवल रिवाइज करेंगे, सारी ज्वाइन हो जाएंगे, तो वो भी एक बेटर वे हो सकता है। अच्छा सर आप बताइए कि जैसे किसी को इंजीनियरिंग सर्विसेज में प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ना वो वाला जो पोर्शन जो नॉन टेक का रहता है, उसको किस तरीके से तैयार करना चाहिए? हाँ सर उसके बाद। सर नॉन टेक का स्टार्टिंग से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सभी के साथ रहा है मेजरली, बट उसका मेरा जो मानना होता था कि उसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चन हार्डली 40 to 50 मैक्सिमम 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हम लोग को नोन होंगे, जहाँ हम श्योर होंगे कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है, और उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे उनमें हम लोग को एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी होगी कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी 2 में चांसेस लेकर 50-50 कब उसको तुक्का भी कहो या कुछ भी कहो, बट वो अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन में। बट उसको जो एलिमिनेट करना होता है वो मैटर वहां पे करेगा जहाँ पे हम चीजें को पढ़ेंगे, पढ़े रहोगे तभी एलिमिनेट कर पाओगे। आउट ऑफ 4 में से भी 2 को एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मान लो से रिलेटेड नहीं है बट अनरिलेटेड चीजें पढ़ी होंगी, वहां से भी एलिमिनेट करने में हम लोग को हेल्प मिल जाएगी। जो 40 नोन क्वेश्चन होंगे उसमें मैथ, एफटी और कुछ पोर्शन जैसे उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट ऑलरेडी होता है बट सीपीएम के अकॉर्डिंग, तो वहां से हेल्प मिल जाती है। कुछ एनवायरमेंट का पोर्शन होता है जो शॉर्ट होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी का होता है वो, कुछ क्वेश्चन आईसीटी के तो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो 40 क्वेश्चन से अराउंड हम लोग को शॉर्ट हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन है उसके टेक्निक यूज होती है एलिमिनेशन की, और उसके लिए जो पढ़ने का सोर्सेस हैं वो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं वो सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब वही है कि ना अभी क्या हो रहा है ना, इनिशियली स्टूडेंट्स के साथ गेट की तैयारी करते रहते हैं, गेट की तैयारी में फिर वो अचानक से देखते हैं ईएससी बीच में आया है, ईएससी पे बस वो नॉन टेक पढ़ रहा है। अब जब नॉन टेक पे घुसते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, कि वो अलग ही डायमेंशन है, जितने डेप्थ में जाओगे उतना वो अलग ही सब्जेक्ट ही है, तो मुझे समझ में नहीं आती है। सर उसका बेसिकली होता था कि कुछ सब्जेक्ट उसमें ऐसे हैं जो पढ़े जा सकते हैं, जैसे सिविल में होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी हुआ, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, आईसीटी का थोड़ा सा सिविल वालों के लिए नेगेटिव हो सकता है टॉपिक, मटेरियल साइंस का कुछ पोर्शन मिल जाता है, मैकेनिकल में वो शायद बेनिफिशियल होता है मटेरियल साइंस का, बाकी ड्राइंग है सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो वो सिविल में बेनिफिट होता है कि सिविल में ऑटो कैड जो स्टूडेंट पढ़े होते हैं वहां से भी कुछ हेल्प मिल जाती है। बाकी करंट अफेयर्स एक अननोन थोड़ा सा टॉपिक आता है, वहाँ पे क्वेश्चंस हुए थे तो वो इकोनॉमी से क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी जो रिसेंटली टॉपिक चल रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछ लेते हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की वो पूछ लेते हैं, तो वो काफी अनसर्टेन पोर्शन हो जाता है, वहाँ पर जोड़ नहीं हो सकते, बट उसको करने के लिए कवर अप हम लोग टेक्निकल में कमांड ज्यादा करने की कोशिश कर लेते हैं, तो उसको बैलेंस कर सकते हैं वहाँ से। बट अटेम्प्ट एक जो बेसिक थिंग ये थी कि हम लोग को नॉन टेक में अटेम्प्ट ज्यादा करना होगा, एटलीस्ट 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 तो अटेम्प्ट करने ही होंगे,
रिस्क लेना होगा पेपर में ही तो करना पड़ता है। अच्छा सर, आपने एक बात कही थी बीच में कि आपका ना पहली बार में मेंस खराब हो गया था, तो आपको क्या लगता है कि मेंस में क्या ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्कोर अच्छे हो जाएं? और सर बेसिकली क्या होता है कि मेंस जो एग्जाम होता है वो काफी स्कोरिंग होता है प्रीलिम्स के कंपैरेटिवली। मेंस काफी स्कोरिंग होता है, बस मेंस में सर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहते हैं। जैसे 2019 में मैंने मेंस दिया था तो उस समय आसिफ में क्वेश्चन था लिंटेल की डिजाइनिंग का, तो वो क्वेश्चन मैंने कभी प्रीवियसली उसको प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो क्वेश्चन पेपर में नहीं कर सकते हैं। मेंस में ये चीज होती है कि पेपर काफी लेंथी होता है, तो हम लोग जो क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस किए होते हैं तो वो जल्दी उनको सॉल्व कर लें, क्योंकि वहाँ सोचने का टाइम इतना नहीं मिलता है कि नया क्वेश्चन से हम इसके बारे में सोचेंगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसा कुछ करने का टाइम नहीं मिलता है। जो अगर सेम क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है तो उसको जल्दी कर ले जाएंगे, अदरवाइज वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था इन्वायरमेंट में जहाँ पे पॉपुलेशन फाइंड करने का क्वेश्चन आया था, तो वो भी लॉजिस्टिक कब का, तो वो भी हम लोग मैंने नहीं पढ़ा था, बट वो कहीं ना कहीं से उसको अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ सभी सब्जेक्ट्स में जिनको अगर हम कंप्लीट कर ले जाते हैं तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहते हैं। इन क्वेश्चन अगर वहाँ पे मिल जाता है तो अब आप जल्दी कर ले जाएंगे। बहुत सही कहा सर, क्योंकि कई लोग तो मेंस की ही चीजों से डर जाते हैं। मैं आपको सही में बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, अब जब वो बाहर निकले रहते हैं ना, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनाए रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, तो मेंस की टॉपिक से ना बड़ा डर हो जाता है कि पूरा सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये एक वो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस काफी करना पड़ता है लिखने की, क्योंकि इस टाइम ऐसा नहीं होता है कि हम 2-4-5 मिनट भी वहाँ रेस्ट करने का टाइम मिलता है, कंप्लीटली लिखने की प्रैक्टिस वो करनी पड़ती है। ऐसे उसके लिए प्रीवियस जो क्वेश्चन आते हैं उसकी एक बुक्स आती है बेसिकली, तो वहाँ से टेस्ट सीरीज को उसको सॉल्व करने की हम लोग प्रैक्टिस करते रहे। और सर जैसे इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो क्या लगता है, आपने तो 2 बार इंटरव्यू दिलाया ही है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, हाँ, तो कैसा रहता है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? और पहले अटेम्प्ट के बाद आपका दूसरा अटेम्प्ट क्या रहा था, कैसा रहा था, क्या चेंजेस किया था आपने, उसके बारे में बताइए। सर 2019 में जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो मेरे साथ एक नेगेटिविटी ये रही थी कि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे ही हो गया था, मुझे कुछ एक्सपीरियंस था नहीं इंटरव्यूज का, और मैं फर्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था और उस लास्ट ईयर तो सारी प्रोसेस कंप्लीटली चल रही थी रनिंग टाइम पर ही, तो काफी जल्दी इंटरव्यूज हो गया था, तो चीजों को कवर अप करने का टाइम कम मिला था, क्योंकि वो चीजें जो इंटरव्यूज में आपसे पूछना चाहते हैं वो प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा पूछते हैं। बाकी जो नॉन टेक में कुछ चीजें हैं जो पोर्शन जो करंट सिनेरियो में चल रही होती हैं, जस्ट लाइक इस बार जो हम इंटरव्यू दिए थे उसमें जैसे उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में पूछ सकते हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसके बारे में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी पूछने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे करंट टॉपिक्स को पूछते हैं। कुछ मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रनिंग एनवायरनमेंट में से जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से हमारा कॉलेज है, वहाँ के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनके बारे में पूछने के चांसेस रहते हैं। ये नॉन टेक में कवर अप करने, बट मोस्टली जो इंटरव्यू होता है वो 70-80% इवन 90% तक टेक्निकली ही जाता है, तो वो बेनिफिट रहता है कि जो हम लोगों ने सारी बुक्स पढ़ी होती हैं। वही सर एक इसमें बेनिफिट ये मिल जाता है, जैसे मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा था कि जो लोग कॉलेज में स्टूडेंट रहते हैं वो लोग अगर स्टार्टिंग से स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं तो उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं और जो बेसिक्स उन लोगों को चीजें पढ़ता होता है प्रैक्टिकली वो ज्यादा अच्छे से, तो इंटरव्यू में ये सब चीजें क्या करना पड़ता है हम लोग को दोबारा से बुक्स, अगर मैंने बुक्स नहीं पढ़ी होती हैं तो लगता है कि हम लोग बुक्स पढ़ लें, बट टाइमिंग उतना नहीं होती है, तो वो सब चीजें कवर अप यहाँ नहीं कर पाते हैं। मतलब वही है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं कि अगर आप कॉलेज में हैं तो उस आदत को छोड़िए, क्योंकि हम लोगों को पता है सर, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज से होता क्या है कि लास्ट डे पे तैयारी करना और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बना लेना या कोई गेस्ट पेपर को बना लेना और फिर एग्जाम में जाके अच्छे भी मार्क्स ले आते हो आप, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि आप अपना फ्यूचर टोटली डिफरेंट होता है। बताइए। इट्स टोटली डिफरेंट, सेमेस्टर्स में मार्क्स लाना, कॉलेज में मार्क्स लाना और किसी लेवल पे मतलब इंडिया लेवल का जो एग्जाम है उसमें मार्क्स लाना, दोनों टोटली डिफरेंट चेंज हो जाती हैं। इस तरह की प्रिपरेशन वो वन नाइट स्टैंड में करके एक रात पहले तैयारी की है और पेपर दे दिए, वो चीजें यहाँ पर वर्क नहीं करने वाली। ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हम सब लोगों ने किया है, हम लोगों ने देखा है, तो इस बात को बिल्कुल बता सकते हैं कि आप एक रात पहले तैयारी करके आप एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम पे तो निकाल लेंगे पर आप अपना फ्यूचर खराब कर लेंगे, क्योंकि जो बेसिक चीजें हैं वो आप नहीं कर रहे होंगे अटेम्प्ट। तो ये तो बहुत अच्छी चीज जानने को मिली। पर सर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपर के साथ साथ गेट के भी टॉपर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये बेसिक फर्क बताइए कि गेट और ईएसी में फर्क क्या होता है?
सर जो क्वेश्चंस पेपर होता है, जैसे मेरी जो प्रिपरेशन थी उसका मेन टारगेट जो सेंटर में जो चीज़ थी वो केवल ईएससी थी कि प्रिपरेशन जो मैंने करनी है वो ईएससी को टारगेट मान के करनी है। तो ईएससी के जो हम लोग टारगेट मान के प्रिपरेशन कर, जो गेट के एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो इजिली हो जाते हैं। गेट में क्वेश्चन में दो पार्ट में बात करेंगे, थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में गेट में सर ये प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग की एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो रैंक में काफी डिफरेंस हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था लास्ट टाइम 2019 में, जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था, ईएससी प्रीलिम्स होने के बाद मेंस का दिन वो गेट का एग्जाम हो जाता है। तो लास्ट टाइम मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने ईएससी का जैसे ही आया था और प्रीलिम्स का पेपर चेक कर लिया तो पता चला नंबर कम है कुछ। तो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई कि अब कैसे क्या पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो गेट में थोड़ा सा पेपर गलत हो गया, काफी प्रेशर ज्यादा था। तो इसलिए 2020 में जब मैंने दोबारा दिया तो प्रीलिम्स का पेपर चेक नहीं किया, जो भी हो गया प्रीलिम्स का जैसा होना था वो कंप्लीट हो गया। गेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर, तो इसके लिए पहले प्रीवियस ईयर लगाए कि क्या कैसे प्रैक्टिस करनी है। हम लोग की प्रिपरेशन प्रीलिम्स देकर आए थे तो सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी थी, हम लोग को केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना था। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस किया, उसके लिए कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन जो भी जहां से भी क्वेश्चन मिलता है उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेट के लिए ये थोड़ा सा देखना होगा कि जो भी क्वेश्चन जहां से भी मिलता है, कोई नया पैटर्न है, कोई नया फॉर्मूला है, वो अगर डायरेक्टली हम लोग को मिल जाता है। और गेट के एग्जाम में एक चीज और नोटिस करने वाली होती है कि जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें कौन सी वैल्यूज किस यूनिट में पुट करनी है, उसका रिजल्ट किस यूनिट में आएगा। ये क्वेश्चंस में हमेशा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं। कभी अब जैसे लास्ट टाइम मेरे साथ एक क्वेश्चन किया था तो पर में एक क्वेश्चन था, तो उसमें कुछ उन्होंने वैल्यूज पूछी तो मैंने कैलकुलेट की डेज में, बट जब देखा क्वेश्चन में आंसर था वो वीक में पूछा था। तो ये थोड़ा सा मैटर का था। गेट में वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऐसा डाल देते हैं गेट का कि ये गलती के फिक्स चांसेस बढ़ रहता जाते ही है कि वो हैं। यूनिट के साथ खेल लेगा, चाहे कोई भी ब्रांच रहे, यूनिट्स के साथ खेलना उनका एक फेवरेट काम है। तो वो क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड करना कि किस यूनिट में पूछा है, हम लोग को किस यूनिट में वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा मैटर रहेगा। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं तो वहां से कवर अप हो जाती है।